इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर गुओ ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स को संबोधित किया। ग्रेजुएट की जून की शुरुआत में आयोजित की जाएगी। आपके कई ग्रेजुएट थीसिस में अभी भी इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको उन्हें मॉडिफाई करने और अपने टीचर्स के साथ संवाद करने की सलाह देता हूं। ग्रेजुएट होने तक केवल 3 महीने बचे हैं और समय कम है। मुझे आशा है कि आप सभी अपने कैंपस लाइफ का सही एंडिंग करेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स क्लियरली निराश थे, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट की कठिनाई कठिन थी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें अभी तक इंटर्नशिप या जॉब नहीं मिली है। और प्रोफेसर गुओ के जाने के बाद जंग शुएली की दोस्त ने पूछा, कल टीचर गुओ के साथ आपकी बातचीत कैसी रही? क्या वह अब भी हमेशा की तरह स्ट्रिक्ट है? जंग शुएली ने क्लियरली छिड़कर जवाब दिया, यह सिर्फ एक घटिया थीसिस है, लेकिन सॉल्यूशन इसे इतना सीरियस बना रहा है। क्या कोई वास्तव में सोचता है कि ग्रेजुएट के थीसिस हाई क्वालिटी वाले होने चाहिए? यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? जांग शुएली की बात सुनकर श्याओनिंग ने बीच में टोका और कहा, टीचर गुओ, हमारे अपने लाभ के लिए हमें गाइड करने के लिए समय और प्रयास कर रहे हैं। केवल अपनी थीसिस को ठीक से पूरा करके ही आप वर्कफोर्स में एंट्री करने पर अधिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे। फिर जांग शुएली ने परेशान होकर जवाब दिया, ठीक है, आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं और टीचर के प्रिय हैं। बस अपने बारे में चिंता करें और परवाह करने का दिखावा करना बंद करो। जांग शुएली का एटीट्यूड देखकर शाओनिंग ने सोचा कि जब धन एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है तो वह पावरफुल होता है। लेकिन जांग शुएली, तुम्हारा परिवार अभी उतना अमीर नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच शाओनिंग की दोस्त ने उसे बुलाया और कहा, चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। और वे दोनों साथ में वहां से चले गए। उसके बाद एक लाल बालों वाला लड़का जंग शुएली के पास आया और कहा, मिस्टर गुओ वास्तव में स्टबर्न है। क्या होगा अगर वह तुम्हारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में देरी करवा दें और तुम्हें डिप्लोमा न दें? तुम जानती हो कि आजकल बहुत सी कंपनीज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगती हैं। तुम्हारा परिवार अमीर हो सकता है और तुम्हें जॉब खोजने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह शर्म की बात नहीं होगी कि तुम 4 साल तक पढ़ाई करो और डिप्लोमा भी ना पाओ? पीले बालों वाला एक और लड़का बोला, भले ही तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, टीचर्स यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप मिलते हो तो एक अच्छी छाप छोड़ना बेहतर है। जंग शुएली ने मुस्कुराते हुए दोनों लड़कों से कहा, मैंने कभी कोई कोर्स फेल नहीं किया, मैं पास क्यों नहीं होंगी? ये तो सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन की थीसिस है। अगर मिस्टर गुओ वास्तव में मेरे प्रयास को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि क्या करना है। अंदर से उसने सोचा, अगर आप मेरी काइंडनेस की सराहना नहीं करते हैं तो मुझे रूथलेस होने के लिए दोष न दें। लड़कों ने सहमति में सिर हिलाया। ओल्ड गुओ पावर और वेल्थ के सामने कुछ भी नहीं है। जंग शुएली के परिवार के रिलेशंस हैं। इस बीच स्यूलाई, जो क्लास से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, अब और नहीं रोक सका। वह आगे बढ़ा और जंग शुएली से कहा, यह तय करना आपके ऊपर नहीं है कि ग्रेजुएशन की थीसिस इंपॉर्टेंट है या नहीं। इसे गंभीरता से करने की जरूरत है या नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों की ईमानदारी की अवहेलना करो। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा परिवार अमीर है? धन में पैदा होना सिर्फ भाग्य का लाभ है, लेकिन इससे तुम्हें दूसरों को इस तरह से देखने का अधिकार नहीं मिल जाता। फिर उसने कहा, समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, और अगर तुम्हारा जांग फैमिली गिर जाता है तो तुम्हारे एटीट्यूड और बिहेवियर से लोग तुम्हारे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करेंगे। जांग शुएली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? तुम एक पुअर स्टूडेंट हो जिनका कोई स्टेटस नहीं है। तुम में कोई क्वालिटी नहीं है। स्यूलाई ने कोल्ड टोन में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो जंग शुएली? क्या तुम ही वह नहीं हो जिसके अंदर क्वालिटी की सबसे कम मात्रा है? अंदर से तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो। पीले बालों वाला लड़का लाल बालों वाले लड़के की ओर मुड़ा और हैरान होकर कहा, यह लड़का यूजुअली चुप रहता है। अचानक उसे जंग शुएली के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? लाल बालों वाले लड़के ने कहा, शायद वह हीरो बनना चाहता है। शायद वह परेशान है क्योंकि शाओनिंग इस सब बकवास से निराश है। मैंने सुना है कि उसके परिवार की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। शायद वह अपना भाग्य बदलने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने पर डिपेंडेंट करता है। उसका प्राइड हर्ट हुआ होगा। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, जब वह वास्तविक दुनिया में प्रवेश करेगा तो उसे पता चलेगा कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जंग शुएली की तरह बनना बेहतर है,
जिसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जांग श्वेली अभी भी गुस्से में शिवलाई को घूर रही थी और फिर उसने कहा, हाँ, मेरा परिवार अमीर है और यह इनक्रेडिबल है। तुम्हारे विपरीत, जिसके पूरे जीवन के प्रयास की तुलना मेरे जन्म से नहीं की जा सकती। मेरा प्रिविलेज मेरा पैसा है। तुम सिर्फ एक देहाती हो जिसके पेरेंट्स खेतों में काम करते हैं। मुझसे दूर रहो और अपने चिकन्स की गंध से मुझे परेशान मत करो। वह हंस पड़ी, लेकिन तभी जोंगमिंग ने कदम बढ़ाया और शिवलाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसके जैसे किसी पर्सन के साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवलाई ने एक मोमेंट के लिए रुककर उसके वर्ड्स में सच्चाई को महसूस किया कि जांग श्वेली जैसे लोगों के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, भले ही उसने अपने पिछले जीवन में बहुत परेशानी पैदा की हो, उसने इस जीवन में इतना भयानक कुछ नहीं किया है कि उसे उस तरह की सजा मिल सके। उसने अंदर ही अंदर आह भरी, मैं इस बार इसे जाने दूंगा। एक इडियट को मौका देना बेहतर है। सियुलाई को डीपली पता था कि जांग श्वेली जैसे लोग कभी नहीं बदलेंगे। उसके जैसे लोग हमेशा अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट्स अपनाते हैं। चाहे वे कितनी भी बार फेल हों, वे वही गलतियां दोहराएंगे। उसने खुद से सोचा, मैं बस उसके फिर से गड़बड़ करने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि मैं बिना किसी हेजिटेशन के उसे कुचल सकूं। सियुलाई जंग श्वेली के करीब गया और कहा, तुम्हारे फादर अमीर हैं, लेकिन वह सिर्फ 5 मिलियनेयर्स हैं। हैंगचंग में सिर्फ एक लिटिल रिच बॉस है। पीले बालों वाला लड़का चौंक गया और बोल पड़ा, 5 मिलियन इतना इंप्रेसिव नहीं है। वह इसके बारे में इतना मूडी क्यों है? लाल बालों वाले लड़के ने जवाब दिया, वह एक कुएं में मेंढक की तरह है। वह कैसे समझ सकता है कि 5 मिलियन का मतलब मेरे फैमिली के लिए 100 घर खरीदने के लिए सफिशिएंट है। सियुलाई ने उन्हें इग्नोर करना जारी रखा और जंग शुएली से बात करते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे पिता से कहीं ज्यादा रिच और पावरफुल हैं। तुम दूसरों पर अत्याचार करने के लिए वेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब सिचुएशन बदल जाती है और कोई तुम पर अत्याचार करने के लिए वेल्थ का यूज करता है, तो रोना और चिल्लाना मत। फिर वह झुककर फुसफुसाया, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जंग श्वेली। ये सुनकर जंग श्वेली का चेहरा पीला पड़ गया। आश्चर्य और गुस्से का मिक्सचर उस पर छा गया। मुझे अचानक इतना चिल्ड क्यों आ रहा है, उसने सोचा। इस बीच सियुलाई जोंगमिंग की ओर मुड़ा और लापरवाही से पूछा, तुम दोपहर के भोजन के लिए क्या चाहते हो? जोंगमिंग मुस्कुराए और कहा, लांझो नूडल्स अच्छा लगता है। सियुलाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जोंगमिंग अभी भी एक्साइटेड था। उसने कहा, ब्रदर शिवलाई, तुम अभी बहुत अच्छे हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तुमने जो कहा वह अमेजिंग था। और एटिकेट को भूल जाओ, मैं डेफिनेटली अपने नूडल्स में बीफ के 2 एक्स्ट्रा स्लाइसेस लूंगा। गुस्से में जंग शुएली ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या बनने का प्रिटेंड कर रहे हो? उसने शिवलाई पर हमला किया और उसे थप्पड़ मारने का ट्राई किया, लेकिन शिवलाई ने आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, लड़कियों को लड़ने और मारने के बारे में चिल्लाना नहीं चाहिए। शिवलाई ने शांति से उससे कहा, सावधान रहो, वरना तुम्हारे हार्मोन्स खराब हो जाएंगे। गुस्से में जंग शुएली ने उसे लात मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वह लाल और पीले बालों वाले लड़कों की ओर पीछे की ओर उछल गई। ये सब देखने वाले दंग रह गए और पूरी भीड़ में फुसफुसाहट तेजी से फैल गई कि अभी क्या हुआ। एक स्टूडेंट ने कंफ्यूजन में पूछा। ऐसा लग रहा था कि जंग शुएली शिवलाई को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन वह इतनी तेजी से चला गया कि जंग शुएली ऐसे ही गिर गई। तभी लाल बालों वाला लड़का जंग शुएली की मदद करने के लिए दौड़ा और कहा, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। पीले बालों वाले लड़के ने देखा और चौंक गया, क्योंकि जंग शुएली आंसुओं के कगार पर थी। वह अभी भी सोच रही थी कि अभी क्या हुआ था। बाद में लड़कों के हॉस्टल में वापस आकर जोंगमिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर सका और कहा, ब्रदर, तुम बहुत अच्छे थे। अभी तुम बिना दिखावा किए चले गए, लेकिन क्या तुमने जंग शुएली का चेहरा नहीं देखा? वह पीली पड़ गई थी। वह अपनी खुद की सीमाओं को भी नहीं जानती। वह तुम्हारे सामने दूसरों को इस तरह कैसे देख सकती है? लेकिन फिर क्यूरियस जोंगमिंग ने पूछा, क्या तुमने सीक्रेटली चीगोंग या कुछ और सीखा है? जंग शुएली इतनी दूर इतनी तेजी से कैसे वापस फेंक गई? सियुलाई मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर मैं तुमको बताऊं कि मुझे भी नहीं पता, तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? यह अजीब था। जोंगमिंग निराश लग रहा था। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं विश्वास करूं? सियुलाई ऑनेस्टी से हंसा और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। शायद वह सिर्फ इसलिए फिसल गई क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रही थी। जोंगमिंग अभी भी सस्पिशियसली कह रहा था, यह बहुत फॉर्मल है।
ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह सिर्फ फिसल गई हो। स्यूलाई के पास कोई जवाब नहीं था। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। पहले उसका कॉफी शॉप एक अजीब गोल्डन लाइट से घिरा हुआ था, और फिर जब वह नहा रहा था तो वही गोल्डन लाइट दिखाई दी। कंफ्यूजन में उसने सोचा था कि यह गोल्डन लाइट क्या है। रीबर्थ के बाद मुझ में किस तरह की पोटेंशियल अवेकन हुई, और अब वही चीज जंग श्वेली के साथ हुई थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसकी आंखों के सामने उसकी हरकतें धीमी हो गईं। वह उसकी एक्टिविटीज की गति भी देख सकता था। जब जंग श्वेली ने उसे लात मारने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के चारों ओर अचानक एक शील्ड क्रिएट हो गया था जो उसे दूर धकेल दिया। यह एक कॉइंसिडेंस नहीं हो सकता, स्यूलाई ने सोचा। मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे साइंस द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इस बात की तह तक जाने के लिए उसने अगले दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाने का निर्णय लिया। अगले दिन हैंगचेंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में स्यूलाई ने हिस्ट्री और मिथोलॉजी की बुक्स का ढेर उठाया और उन क्लूज की तलाश करने लगा जो यह बता सकें कि उसके साथ क्या हो रहा है। पढ़ते समय उसकी नजर एक किताब के एक भाग पर पड़ी जिसमें एंशंट लेजेंड्स का विवरण था। पाठ के अनुसार सोल की एनर्जी का पुनरुत्थान तब होता है जब हेवन एंड अर्थ के बीच स्पिरिचुअल एनर्जी पुनः प्रवाहित होती है और प्रबल होती है। स्पिरिचुअल रूट्स वाले सामान्य व्यक्ति ध्यान के माध्यम से इस एनर्जी को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर सकते हैं। वे प्रकृति की शक्तियों से जुड़ सकते हैं और हेवन एंड अर्थ के साथ विलय करके कल्टीवेशन के मार्ग पर चल सकते हैं। विभिन्न फैक्शंस, तलवारबाजी, शारीरिक प्रशिक्षण और क्यूआई कल्टीवेशन जैसे अलग अलग कल्टीवेशन तरीकों का अभ्यास करते हैं। हालांकि अमर कल्टीवेशन की कठिनाई के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता और निरंतर सफलता के लिए दिन प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। पाठ में इसे एक लेजेंड कहा गया है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे कई मिथ्स समय के साथ गुजर गए हैं और अतिरंजित हो गए हैं। स्यूलाई जानता था कि ऐसी कहानियों को अक्सर उनके पुराने फोकलोर द्वारा खारिज कर दिया जाता है, लेकिन वह अपने साथ हो रही अजीब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये लेजेंड्स पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं हो सकते, उसने सोचा। आखिरकार साइंस ने भी उन्हें गलत साबित नहीं किया है। उसने सोचा, शायद मैं स्पिरिचुअल रूट्स वाले इन सो कॉल्ड व्यक्तियों में से एक हूं। शायद वास्तव में दुनिया के कोने में चुपचाप अभ्यास करने वाले हर्मिट्स और छिपे हुए मास्टर्स हैं। स्यूलाई ने लाइब्रेरी को गहरे सोच में छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि स्पिरिचुअल एनर्जी का पुनरुद्धार मेरे पुनर्जन्म के बाद शुरू हुआ या नहीं, लेकिन फिर भी यह मेरा अवसर है। मुझे इसे उसी शाम सीज करना होगा। और अगले दिन सुबह 6 बजे प्रैक्टिस करने का प्रयास करने का फैसला किया। स्यूलाई में गया। उसने सुबह सुबह इंटरनेट पर पढ़ा था कि जब सनराइज होता है तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय होता है। प्रैक्टिशनर इस समय का उपयोग अपने शरीर को शुद्ध करने, अपनी सांसों को सुसंगत बनाने और अपनी इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए करते हैं। वह यूनिवर्सिटी के पास एक पार्क में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे एक शांत जगह ढूंढी और पैर मोड़कर बैठ गए और अपने मन को शांत किया। उसने भीतर की ओर कॉन्सेंट्रेट किया और कहा, देखते हैं कि क्या मैं अपने डांटियन में क्यूआई को इकट्ठा कर सकता हूं। स्यूलाई को आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उस एनर्जी को देख सकता है जिसका वह लीड कर रहा था और बिना किसी हेजिटेशन के इसे कंट्रोल्ड कर रहा था। उसने अपने शरीर के माध्यम से 9 चक्र के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने का प्रैक्टिस जारी रखा। वह इस प्रक्रिया में इतने इनग्रोस्ड हो गए कि उसने टेम्परेचर 29 डिग्री तक बढ़ने पर भी ध्यान नहीं दिया। उसका बॉडी गर्म महसूस करने लगा और उसने सोचा कि क्या यह नॉर्मल है। उसने अपनी आंखें खोलते हुए सोचा, मैंने इमॉर्टैलिटी कल्टीवेशन करने की थ्रेशोल्ड को छू लिया है। अगर मैं स्ट्रांग रहूं तो स्मॉल एफर्ट्स जमा हो सकते हैं और थोड़ा पानी भी एक नदी बना सकता है। लेकिन अपने एक्साइटमेंट के बावजूद वह अभी भी निश्चित नहीं था कि क्या वास्तव में इस तरह से इमॉर्टल कल्टीवेशन की जाती है। इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उसने पाया कि उसका बॉडी लाइट महसूस कर रहा था और सुबह जल्दी उठने से होने वाली थकान और नींद लगभग गायब हो गई थी। उसने प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन लौटने का मन बना लिया। हालांकि उसने अचानक देखा कि उसके सामने कई बुजुर्ग लोग इकट्ठा हुए थे। वे सभी एक यंग मैन को सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए पार्क में देखकर हैरान थे। यह बहुत अच्छा है, उनमें से एक ने कहा। युवाओं को हेल्थी रहने के लिए अधिक एक्सरसाइज करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला ने अपनी ग्रैंडडॉटर को शुलाई से मिलवाने की भी कोशिश की, जबकि एक और पर्सन ने उसे ताई जी क्वान के लिए
सही पोस्चर सिखाने का प्रयास किया। घबराए हुए शुलाई ने पोलाइटनेस से मना कर दिया और कहा, दादाजी दादी, मुझे क्लास के लिए स्कूल वापस जाना है, मैं अब जा रहा हूं। द एल्डर्स के ग्रुप ने जोर दिया कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन आना चाहिए, लेकिन शुलाई जल्दी से भाग गया और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग गया। जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसने राहत की सांस ली, लेकिन इतने सारे बुजुर्गों को देखकर उसे एक विचार आया, एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसने सोचा, अगले 2 इयर्स में स्क्वायर डांसिंग मिडिल एज्ड और एल्डर्स के बीच पॉपुलैरिटी में आएगा। अभी यह बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन या डिसिप्लिन के स्पॉन्टेनियस है और चाइना का सोसाइटी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अगर मैं स्क्वायर डांसिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेफ स्पेस बनाता हूं, तो यह न केवल एक्सरसाइज और रेस्ट के लिए एक प्लेस प्रदान करेगा, बल्कि यह समाज में कंट्रीब्यूशन देगा और एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होगा। इस विचार से थ्रिल्ड होकर उसने सोचा कि जब मैं वापस आऊंगा तो एक प्लान बनाऊंगा। जैसे ही वह चला गया, पार्क में मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर रहे एक ओल्ड पर्सन ने उसे देखा और सोचा, इस यंग मैन की ऑरा हमारे जैसी ही है। नेक्स्ट सीन में एयरपोर्ट पर टर्मिनल में एक अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, यंजू के लिए हमारी उड़ान में आपका स्वागत है। अब बोर्डिंग का समय हो गया है। कृपया अपना बोर्डिंग पास और वैलिड आईडी तैयार रखें और प्लेन में चढ़ने के लिए कतार में खड़े हों। सभी ने देखा कि शुलाई अपने सेल फोन पर बात कर रहा था और वे एक मोबाइल फोन को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि 90 के दशक में यह बहुत महंगा है। मोबाइल फोन रखना एक लग्जरी माना जाता था। कॉल के दूसरी ओर महिला ने शुलाई से कहा, हमने आपके लिए सैनली लेक के पास कई घर चुने हैं। फोन पर महिला ने शुलाई से पूछा, आपके लिए कब आना और देखना कन्वीनियंट होगा? शुलाई ने अपनी उड़ान पर चढ़ने की तैयारी करते हुए उत्तर दिया, मैं अब प्लेन पर चढ़ने वाला हूं, मुझसे 3 घंटे में कांटेक्ट करें। जब वह उतरा तो अपना बैग लेकर शुलाई यंजू के लिए अपनी उड़ान पर सवार हो गया। कुछ घंटों बाद वह उतरा और रियल एस्टेट ऑफिस में देजू रियल एस्टेट के लिए अपना रास्ता बनाया। रिसेप्शनिस्ट ने उसका ग्रीटिंग्स किया और कहा, जिस घर में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसका मार्केट वैल्यू 1 मिलियन युआन है। क्या आप फुल पेमेंट करना पसंद करेंगे या इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से? अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको हमारी बैंक लोन सर्विसेज से परिचित करा सकता हूं। रिसेप्शनिस्ट यह सोचकर स्माइल कर रही थी कि वह अपने शुरुआती 20 के दशक में लग रहा है। क्या वह एक रिच सेकंड जनरेशन का लड़का हो सकता है? वह फोन पर बहुत जेनरस लग रहा था। क्या वह वेल्थ का गॉड हो सकता है? शुलाई ने रुककर उससे कहा, मुझे 1 मिनट दो, मैं डिसीजन लेने से पहले एक और नजर डालना चाहता हूं। वह जानता था कि यह प्रॉपर्टी न केवल यांजू में उसके लिए आधार के रूप में काम करेगी, बल्कि आने वाले सालों में इसका मार्केट वैल्यू भी आसमान छुएगा। एजेंट्स के पास प्रॉपर्टीज का सिलेक्शन करने की अच्छी नजर होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इंडस्ट्री इतने लंबे समय से फल फूल रहा है। लेकिन यह रियल एस्टेट के लिए शर्म की बात है कि लगभग 10 सालों में मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के शुलाई ने अपना गोल्डन कार्ड निकाला और रिसेप्शनिस्ट को सौंप दिया और उसने कहा, मैं पूरा भुगतान करूंगा। रिसेप्शनिस्ट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि ऑफिस में मौजूद हर कोई हैरान था। क्या उसने ऐसे ही 10 लाख निकाल लिए, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है? किसी ने फुसफुसाया, वह बहुत यंग दिखता है और उसके कपड़े ऑर्डिनरी हैं, लेकिन उसने पूरा भुगतान करते समय पलक भी नहीं झपकाई। शायद वह एक बहुत रिच फैमिली से है। किसी और पर्सन ने सिर हिलाया, डेफिनेटली सेकंड जनरेशन का अमीर बच्चा होगा। ब्लैक क्लोथ्स पहने एक लड़की ने बातचीत सुनी और कहा, सैनली लेक सिटी के सेंटर से बहुत दूर है। वहां प्रॉपर्टी के वैल्यू में ग्रोथ के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है उसे बेवकूफ बनाया गया होगा। दूसरे पर्सन ने फुसफुसाया, क्या तुम इडियट हो? उस एरिया में घरों का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वह ओल्ड टाउन है। लेकिन घर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करते समय शुलाई ने मन ही मन मुस्कुराया और कहा, वे कुछ नहीं जानते। सैनली लेक को भूल जाओ। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप भी फॉर्चून बना लेंगे। और कहा, रीबर्थ के अपने लाभ हैं। सैटिस्फाइड, शुलाई ने सोचा कि आगे अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। वह एक न्यूज़पेपर वेंडर के पास गया और फाइनेंशियल इवनिंग न्यूज की एक प्रति खरीदी। जैसे ही वह पेजेस को पलट रहा था, उसने फेलोंग टेक्नोलॉजी के तेजी से डेवलपमेंट के बारे में एक आर्टिकल देखा। कंपनी ने न केवल डोमेस्टिक सक्सेस हासिल की थी, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया था।
डैडी फाइलोंग वास्तव में जानते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैसे सीज किया जाए और टॉप पर चढ़ना है, स्यूलाई ने सोचा। लेकिन फिर वह इंटेंशनली मुस्कुराया और बोला, मैं उसे अकेले मार्केट पर डोमिनेट नहीं होने दे सकता। शाम की ठंडी हवा शुरू हो गई थी। स्यूलाई ने सोचा कि यह ब्रदर डैक्सी और ब्रदर होंग से मिलने का समय है। लू डैक्सी, यांजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के सीईओ, ने रिसेप्शनिस्ट को संबोधित किया। हु शो मटेरियल की तैयारी के साथ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? कृपया उसे एक स्टेटस अपडेट प्रदान करने के लिए कहें। बाद में पास के एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी करें। मुझे मिस्टर लू के सेक्रेटरी के साथ दोपहर के भोजन की मीटिंग है। फिर उन्हें इन्फॉर्म्ड किया गया कि एक यंग मैन आया है और उसने कहा है कि वह आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता है। लू डैक्सी ने जवाब दिया, उसे भेज दो, मैं इस समय कोई बैठक नहीं कर रहा हूं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह शायद एक और एम्बिशियस यूथ एंटरप्रेन्योर है जो अपने आइडियाज को पेश करना चाहता है। मैंने हाल ही में इनमें से अधिक देखे हैं। हालांकि रिफ्लेक्शन के एक पल के बाद उसने रिकंसिडर किया और दूसरे विचार पर इंस्ट्रक्शन दिया, उसे अंदर आने दो। शाहू से भी पूछो कि बाद में कौन आएगा। उसने सोचा, मैं भी एक बार युवा और इनएक्सपीरियंस था, शायद मुझे इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए। सेक्रेटरी ने एक्सेप्टेंस में सिर हिलाया। मैं तुरंत यंग मैन को इन्फॉर्म करूंगा, उसने जवाब दिया। इस बीच स्यूलाई रिसेप्शन डेस्क पर पेशेंटली खड़ा था और अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड कंपेटिटर्स पर विचार कर रहा था। अगला दरवाजा पहले से ही फल फूल रहा है, जबकि ब्रदर डैक्सी अभी भी एक स्मॉल टेक्नोलॉजी कंपनी के मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। शुरुआत में पीछे रहना और फिर भी कॉम्पिटिटिव बने रहना कोई आसान अचीवमेंट नहीं है। सेक्रेटरी ने टी का कप लेकर स्यूलाई से कांटेक्ट किया और पोलाइटनेस से कहा, कृपया कुछ समय वेट करें, मिस्टर लू आपसे जल्दी ही मिलेंगे, जैसे ही वह अपने वर्तमान कार्यों को समाप्त कर लेंगे। स्यूलाई ने प्रतीक्षा की और उसने एक फोन कॉल पर लू डैक्सी को देखा। आप चाइना में चेन स्टोर्स के लिए पोटेंशियल मार्केट के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं हो सकते हैं, लू डैक्सी कह रहे थे। कंट्री की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेट की ग्रोथ के साथ आईटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यह मार्केट में एक्सपेंशन करने का सही टाइम है। हालांकि दूसरी तरफ का पर्सन डिस्ट्रैक्टेड और बातचीत में मूडी लग रहा था। लू डैक्सी ने कंक्लूजन निकाला, चलो किसी अन्य दिन के लिए मील का समय निर्धारित करते हैं और मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा। उन्होंने कॉल एंड कर दिया और अपना ध्यान स्यूलाई की ओर मोड़ दिया। यह देखते हुए कि यह एक यंग पर्सन है, वह काफी ऑनेस्ट लग रहा है। उसके पास आकर लू डैक्सी ने पूछा, क्या आप यहां किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हैं? यांजिंग टेक्नोलॉजी वर्तमान में अपने वर्कफोर्स का विस्तार करने की प्रक्रिया में नहीं है। स्यूलाई ने खड़े होकर शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं यहां जॉब के लिए आवेदन करने नहीं आया हूं। थोड़ा सा सरप्राइज्ड होकर लू डैक्सी ने पूछा, तो क्या मैं आपके आने का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता हूं? स्यूलाई पूरी तरह से जानता था कि ब्रदर डैक्सी की आईपी चेन स्टोर खोलने की हाल की प्लान्स शुरू से ही बर्बाद हो गई थीं। स्थिति पर विचार करते हुए यह सिर्फ मार्केट की सीमाएं नहीं थीं, जो कुछ वर्षों में एक चैलेंज बन गई थीं। एक पैंडेमिक का प्रसार मामलों को और जटिल कर देगा और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी प्रॉबेबली फेल्ड हो जाएगी। हालांकि ऐसे बाहरी और अनकंट्रोल्ड कारकों पर खुलकर डिस्कशन नहीं की जा सकती थी। उसने महसूस किया कि डैक्सी के साथ उसका व्यू पॉइंट यांग फेलोंग के साथ चीजों को संभालने के तरीके से अलग होना चाहिए। सीज अनसर्टन लग रही थी और लियो यांग के विपरीत ब्रदर डैक्सी कंफ्यूजन में है, जो केवल इंसेंटिव के कुछ वर्ड्स से ही इंस्पायर्ड हो गया था। स्यूलाई जानता था कि उसे डायरेक्ट होना होगा और मूल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। जब लू डैक्सी ने उसे हैरान होकर देखा, उसने सोचा कि क्या इस आदमी को अभी तक यह पता नहीं चला है कि क्या कहना है। इस बीच स्यूलाई ने मन ही मन सोचा कि इस समय एक मास्टर की रोल नहीं निभाना अजीब लगता है। स्यूलाई ने मिस्टर लू को सेल्फ कॉन्फिडेंस से संबोधित किया, मैं वेरियस डोमेस्टिक इंटरनेट कंपनीज की स्थिति का स्टडी कर रहा हूं और मैंने खुद भी कुछ इनसाइट्स डेवलप की हैं। मैंने आपको अपने कॉल के दौरान आईपी चेन स्टोर का मेंशन करते हुए सुना और मैं जल्द ही प्लान को छोड़ने का सजेशन दूंगा। यह सुनने के बाद मिस्टर लू ने सोचा, अगर आप यांजिंग में शामिल होना चाहते हैं तो बस सीधे कह दें। अपनी कैपेबिलिटीज को साबित करने के लिए बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने यह खेल पहले भी देखा है। उन्होंने जवाब दिया, कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लैंड की प्राइसेस लगातार बढ़ती रहेंगी। फिजिकल स्टोर्स को बढ़ती लेबर और रेंटल की लागत के कारण प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। श्रिंकिंग मार्केट के लिए कंपटीशन करने के बजाय
इंटरनेट की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। हालांकि मिस्टर लू की एक्सप्रेशन को देखकर स्यूलाई को एहसास हुआ कि उनके दिल में सीज ने उनकी एडवाइस को खारिज कर दिया होगा। फिर भी बाहरी तौर पर मिस्टर लू ने एक रिस्पेक्टेबल बिहेवियर बनाए रखा, जैसे कि स्यूलाई की इनसाइट की सराहना कर रहे हों। डैक्सी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप केवल सरफेस को देख रहे हैं, मूल को नहीं। जबकि फिजिकल स्टोर की लागत में ग्रोथ हुई है, चेन स्टोर से होने वाले प्रॉफिट उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट से अधिक हैं। मिस्टर लू ने जारी रखा, आपको पता नहीं है कि यंजिंग काउंटर कितने पॉपुलर हैं। जब तक ब्रांड यंदोंग इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक लॉन्ग क्यू मिलेंगे। आपके जैसे युवा लोगों ने इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया है। केवल थ्योरी बनाना सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। प्रैक्टिस ही ट्रूथ को परखने का एकमात्र मेथड है। अपॉर्चुनिटीज फ्लीटिंग होते हैं। सक्सेसफुल पीपल अपनी स्थिति इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ना है। अगर आप बहुत डरपोक हैं, तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मैंने यहां आने और ये बातें कहने के आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, मिस्टर लू ने कहा। स्यूलाई ने मन ही मन मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि हाँ, प्रैक्टिस ट्रूथ की अंतिम परीक्षा है, लेकिन मैंने नए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रीबर्थ चीट एक्टिव कर दिया है। स्यूलाई ने जवाब दिया, मेरे पास आपके लिए एक और एडवाइस है मिस्टर लू। ई कॉमर्स केवल तभी प्रमुखता में आएगा जब यह अपने खुद के लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। एक दिन आप बिल्कुल समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है। मिस्टर लू ने हंसते हुए शुलाई से कहा, आप काफी इंटरेस्टिंग यंग मैन हैं, यहां तक कि मेरे दिनों की तुलना में अधिक साहसी। हालांकि उनका चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फियरलेस हैं। रियलिटी आपको सबक सिखाएगी। स्यूलाई अनपर्टर्ब्ड रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, फिर बस वेट करें और देखें। उन्होंने मिस्टर लू को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो, तो आप जानते हैं कि मुझसे कैसे संपर्क करना है। उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। मिस्टर लू ने बिजनेस कार्ड पर नजर डाली और नाम देखा, स्यूलाई। शुरू में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने पुनर्विचार किया और कार्ड वापस ले लिया, यह सोचते हुए कि यह थोड़ा अपमानजनक लग सकता है, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं। आज यह अजीब है, उन्होंने सोचा। जब मेरा आईपी चेन एम्पायर बन जाएगा, तो कार्ड को सेफ प्लेस पर केयरफुली रखूंगा और मैं उन्हें इसे खुद देखने के लिए इनवाइट करूंगा। उन्होंने संकल्प लिया। इस बीच शुलाई मुस्कुराते हुए बिल्डिंग से बाहर चला गया। इस लेवल पर लू डैक्सी कुछ वर्ड्स के कारण लंबे समय से तैयार की गई प्लान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक बार जब उसे फेलियर्स का सामना करना पड़ा और अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह मुझे ढूंढने आएगा। उसे उसकी इग्नोरेंस से पोलाइट होने दो, स्यूलाई ने सोचा। दोनों अपनी मुलाकात पर विचार कर रहे थे। स्यूलाई के विचार उसके अगले लक्ष्य चंदू पर चले गए। मिस्टर लू और यांग फेलोंग दोनों को सेफ करने के बाद वह कुछ समय बाद हंगजाओ यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल में अपनी प्लान्स के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। जोंगमिंग ने एक्साइटमेंट से शुलाई का ग्रीटिंग्स किया और कहा, अरे, तुमको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम वीकेंड में कहाँ गायब हो गए थे? तुम अभी भी अपना सामान क्यों ले जा रहे हो? शुलाई ने सवाल को टाल दिया और जवाब दिया, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने घर जा रहा हूं। जोंगमिंग उत्साहित होकर बोला, क्या तुम उन्हें मेरे लिए नमस्ते कहना, उन्हें बताना कि तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है जो तुम्हारी फैमिली में शामिल होने के लिए तैयार है। स्यूलाई ने जवाब दिया, मुझे दूसरे भाई की जरूरत नहीं है, मुझे एक सिस्टर की जरूरत है। जोंगमिंग ने एक लड़की की तरह एक्ट करने का नाटक करते हुए मजाक किया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी सिस्टर बन सकती हूं। परेशान स्यूलाई ने जवाब दिया, यहां से चले जाओ। जैसे ही वह अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था, उसका दिमाग वापस मिस्टर लू डैक्सी की ओर चला गया, यह सोचते हुए कि मैंने उसे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया है, क्या वह वास्तव में बाद में कॉन्टैक्ट करेगा? शुलाई ने चेंदू के रिसेप्शनिस्ट को एक और सीडी सौंपी। यानजिंग प्लान के अनुसार डिटर्मिनेशन पूरी हो गई थी और अब असली खेल शुरू होने वाला था। जोंगमिंग की ओर मुड़ते हुए शुलाई ने पूछा, मैं पहले भी वीकेंड में घर गया हूं और तुमने मुझे कभी याद नहीं किया। इस बार अचानक इतना लगाव क्यों? जोंगमिंग ने जवाब दिया, एक ओल्ड मैन तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर मुझे एहसास हुआ कि वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैं बस जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। क्यूरियोसिटी से उसने पूछा, क्या तुम किसी स्कैमर या कुछ और में फंस गए हो? तुम्हें सावधान रहना होगा। इन दिनों बहुत सारे शेडी ओल्ड मैन और विमेन हैं।
फिर चिढ़ाते हुए शिवलाई ने कहा, ये सिर्फ बैड पीपल बूढ़े हो रहे हैं। ज्यादातर बूढ़े लोग अभी भी काइंड और रिलायबल हैं। जोंगमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे डैड हूं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि स्यूलाई चिंता की भावना से छुटकारा नहीं पा सका और सोचने लगा, इस समय मुझे कौन ढूंढ रहा होगा, फादर इतने बूढ़े नहीं हैं। फिर उसने यह विचार टाल दिया कि अगर यह कुछ इंपॉर्टेंट है तो वे मुझे फिर से ढूंढ लेंगे। उसने अपनी चीजें पैक करना समाप्त कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी वह ओल्ड मैन दिखाई दिया जो स्यूलाई की तलाश कर रहा था। वह उसे ढूंढने की उम्मीद में पास के मार्केट में यूनिवर्सिटी के आसपास पूछ रहा था। स्यूलाई टहलने के लिए बाहर गया था। ओल्ड पर्सन ने आखिरकार उसे दौड़ते हुए पकड़ लिया। उसने श्यूलाई का हाथ पकड़ लिया और उससे आग्रह किया कि वह उसके साथ आए। कंफ्यूज्ड लेकिन क्यूरियस, स्यूलाई ने ओल्ड पर्सन का पीछा करते हुए पास के पार्क में प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर ओल्ड पर्सन ने उसे ध्यान से देखने का इंस्ट्रक्शन दिया। अचानक आग जैसी एनर्जी ओल्ड मैन के शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। स्यूलाई हैरान रह गया और सोचा, क्या मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में इसके बारे में पढ़ा है? तब ओल्ड मैन चिल्लाया, अपनी एनर्जी और अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करो। हालांकि यह टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं थी, लेकिन यह आसपास के पेड़ों की पत्तियों को गिराने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग थी। स्यूलाई ने शांत रहने की कोशिश की। उसने सोचा, एल्डर्स की डिग्निटी का सम्मान किया जाना चाहिए। ओल्ड पर्सन ने कुछ शर्मिंदा होकर पूछा, क्या तुम समझ गए कि मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? स्यूलाई अब डीपली कंसर्न्ड हो गया। उसने सोचा, यह ट्रेमेंडस एनर्जी एक वायलेंट फायर की तरह दिखती है, जो यह आदमी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उसे लगा, क्या यह आदमी एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है? और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।